सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए आपका मॉडल पेपर नंबर आपका ये है और ये डेली क्लास आपकी चल रही है रात को 9:15 पे। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए और यहाँ पर देखिए बेहतरीन प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज चल रही है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। आंसर आपको लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर वाला। जिनका भी विकल्प नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था। गुलाम वंश की शासक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके आराम शाह थे, बहराम शाह भी थे, अलाउद्दीन मसूद शाह भी थे, लेकिन जो आपके मुबारक शाह लिखा हुआ है ये आपके नहीं थे। मुबारक शाह आपका यहाँ पर पहला विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा मुबारक शाह, जिन्हें हम मुबारक खान के नाम से भी जानते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे। और ये किसके, जब अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे तो इसका मतलब ये खिलजी वंश के थे। आंसर आपको लगाना पड़ेगा ए नंबर वाला। अगला प्रश्न है, हाँ नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते सभी को। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर का आपको जवाब देना है, बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पानीपत की जो पहली लड़ाई आपकी 1526 में हुई थी, 1526 की जो लड़ाई हुई थी आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी, और इसमें आपको पता है इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर की विजयी होती है। और यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका होगा दौलत खान। विकल्प नंबर आपको सी नंबर लगाना है। यहाँ पर दौलत खान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पानीपत की अगर हम दूसरी युद्ध की बात करते हैं तो 1556 में आपको होता है, ये अकबर और हेमू के मध्य होता है। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है वो आपकी 1761 में होती है। और कई बार ये भी पूछा गया है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी किसके किसके मध्य हुई थी, तो मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी आपको बताना है। तो देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है आपकी 14 जनवरी 1761, डेट याद रखिएगा 14 जनवरी 1761, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी और मराठा जो थे इस लड़ाई को में हार गए थे। ठीक है ना, मराठा इस लड़ाई को हार गए थे, याद रखना है। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन आपको लगा दीजिए अहमद शाह अब्दाली वाला, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा दारा सिकोह। दारा सिकोह ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है। यहाँ पर बताइए कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है। कौन सा महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है आपका एशिया। एशिया में चीन जो होता है ना, चीन देश है आपका टिन का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप लगा दीजिए, आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, डैश डैश यहाँ पर पूछा गया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है और यहाँ पर बताया जा रहा है महेंद्रगिरी। बिल्कुल सही जवाब है महेंद्रगिरी, जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ ये उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और ये उड़ीसा में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष हैं। ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर ये सब आपके मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपको लगाना होगा यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका, जिनका भी पहला विकल्प आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। पूछा गया निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। श्रीनगर का गहना किसे कहा जाता है आपको बताना है। और ये एक आपकी शहरी झील है जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में आपकी है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपका बन चुका है। इसमें भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। नाम क्या है, और देखिए इसे हम, हाँ बिल्कुल देखिए
इसे हम फूलों की झील, कश्मीर के मुकुट में गहना या श्रीनगर गहना कहते हैं। और यहाँ पर डल झील है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर के साथ। बहुत बढ़िया, देखिए सभी का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आए लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? किन महाद्वीप या महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, ये आपके देखिए भूमध्य रेखा विश्व के 3 महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ पर यूरोप और अंटार्कटिका दे रखा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर। सी नंबर से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब है ना, चिनाब जो नदी है आपको बताना है, चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है ना, ये आपको बताना है। चिनाब नदी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अगर हम अफवाह के संदर्भ में बात करते हैं तो, है ना यहाँ पर। और इसको हम चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। आंसर क्या होगा? सिंधु यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। ग्रीस में अयनांत, ग्रीस में अयनांत निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है? ये सब एग्जाम के प्रश्न पूछे गए हैं। ग्रीस में अयनांत जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो जवाब होगा, ग्रीस में अयनांत के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा। देखिए ग्रीस में अयनांत का मतलब है आपका वर्ष का सबसे लंबा दिन। वर्ष का सबसे लंबा दिन आपका होता है 21 जून का होता है, और इसी को हम आमतौर पर ग्रीस में अयनांत कहते हैं। 21 जून जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है ना, इसी को कहा जाता है। तो आंसर आपको लगाना होगा डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण में विभिन्न फसलों को बारी बारी से पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को वर्षा से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? अलग अलग समय पर बोया जाता है, बताइए आंसर। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है आपका चौथा नंबर अंतर फसल, अंतर फसल वाला यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, अंतर फसल यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री देखिए पूछ लिया गया, आसान प्रश्न है। चलिए 14 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है। हाँ बिल्कुल सही है, निर्मला सीतारमण बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का युग्म है ना, कौन सा देश का युग्म, कौन सा देश का युग्म जो है घास भूमि का नाम सही है ना? सही है, अर्जेंटीना, पंपास, ब्राजील, स्टेपी। देखिए पंपास घास भूमि अर्जेंटीना में स्थित है। पंपास आपका कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ब्राजील है, स्टेपी है। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है अर्जेंटीना, यहाँ पर आपका क्या है? ब्राजील। देखिए यहाँ पर स्टेपी जो आपका है, स्टेपी, स्टेपी रूस का है ना। यहाँ पर ब्राजील नहीं, रूस होता, रूस होता तो सही होता। केवल आपको लगाना पड़ेगा पहला वाला, है ना, केवल आपका पहला वाला है, बिल्कुल सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, पंपास अर्जेंटीना का है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का है, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है, अल नीनो डैश डैश के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा की आवधिक विकास को दिया गया नाम क्या है? महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अगर आपका पेरू आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, पेरू। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पेरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 का ए का प्रावधान करता है, किसका प्रावधान करता है? तो देखिए यहाँ पर पहला विकल्प है ग्राम पंचायत का संगठन, ये तो होगा नहीं। और ग्राम पंचायत के संगठन को आर्टिकल नंबर 40, ये अनुच्छेद नंबर कौन सा है? आपका 40 है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा आपका लिखा हुआ है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, हाँ ये वाला है आपका, ये सही है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आप जानते हैं, आर्टिकल नंबर 44 है आपका, ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? 44 है। और राज्य की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो आपका आर्टिकल नंबर आपका 12 है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में चर्चा की गई है। समान नागरिक संहिता की चर्चा आर्टिकल नंबर 44 में की गई है। और ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल नंबर 40। आंसर आपका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? कौन सा विभाग आपका गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह विभाग, राज्य विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, कानून व्यवस्था विभाग। तो आप यहाँ पर कहेंगे कानून जो व्यवस्था विभाग है ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। गृह मंत्रालय के अधीन आपके 6 विभाग हैं। एक आपका सीमा प्रबंधन विभाग है, दूसरा आपका आंतरिक सुरक्षा विभाग है,
तीसरा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला विभाग है आपका, और गृह विभाग है, राजभाषा विभाग है और राज्य विभाग है। कानून और व्यवस्था विभाग आपका मौजूद नहीं है। आंसर लगाना होगा आपको डी नंबर। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारतीय, यहाँ पर बताइए विपक्षी लिखा हुआ, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है। विपक्षी दल के नेता को सदन में अगर विपक्ष का नेता बनना है तो कम से कम कितनी चाहिए, तो इसकी संख्या जो होती है 1/10, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। आंसर लगाना पड़ेगा आपको विकल्प नंबर सी वाला, सी वाला होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। कौन भैया है संवैधानिक अधिकारी जो लोकसभा में चर्चा में तो भाग ले सकते हैं पर मतदान नहीं कर सकते हैं, तो आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी जिसे आप कहते हैं। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा बाद में, भारत के महान्यायवादी कौन है। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है, हालांकि बहुत छोटा छोटा आपको हो सकता है दिख रहा हो, तो आप कोशिश करिएगा समझ लेंगे, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। लिखा हुआ रिवर्स रेपो दर के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। रिवर्स रेपो दर के बारे में आपसे पूछा गया, यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन लिखा है, रिवर्स रेपो दर एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैसे का मूल्य गिरता है और समय के साथ कीमतें बढ़ती हैं, नहीं। दूसरा लिखा हुआ जब बैंक अपना अतिरिक्त धन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में जमा करता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है और इसी ब्याज को रिवर्स रेपो के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही आपका लिखा हुआ है। आंसर लगाना पड़ेगा आपको विकल्प नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आईएफसी का फुल फॉर्म क्या है। चलिए कमेंट करिए, आईएफसी का फुल फॉर्म क्या है। आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसका होता है आईएफसी का होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। आंसर देखिए कौन सा लगाएंगे, आंसर लगाना होगा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया नीली क्रांति भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। नीली क्रांति आप सब लोग जानते ही हैं, मत्स्य वाला है, मत्स्य पालन वाला जो है आपका, मछली वाला मत्स्य पालन विभाग है ना ये आपका। तो ये जो आपका है पूछा गया कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था आपका 1985-90 के दरमियान। 1985-90 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो आप कहेंगे 1985-90 में तो 7वीं चल रही थी, है ना, 7वीं चल रही थी, 7वीं वाला आपको लगा देना है। बहुत बढ़िया, 23 नंबर का देखिए सभी के जवाब आ गया, सी नंबर, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत का IRDA भारत में डैश डैश उद्योगों को नियंत्रित और विकसित करता है। IRDA जानते हैं क्या होता है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण होता है, भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है IRDA। ये एक राष्ट्रीय एजेंसी है और इसकी स्थापना आपकी 1919 में हुई थी। ये स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी, याद रखिएगा। ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है ये IRDA, हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद याद रखिएगा। IRDA का अध्यक्ष कौन है, देवाशीष पांडा है, याद रखिएगा, देवाशीष पांडा है। और यहाँ पर बताया जा रहा बीमा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो कौन सी गैस आपकी निकलती है, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, लेड नाइट्रेट आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, यानी PbNO3 ये होता है। इसको जब गर्म करेंगे तो आपका लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, किसमें, PbO लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, NO2, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी टूट जाता है, और साथ में ऑक्सीजन, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन है ना, बस यही वाला मार दीजिए। एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, वो आपका N2O होता है, लाफिंग गैस होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। किस भाग में शुरू होता है आपको बताना है। तो शुरुआत की बात करेंगे, मुख गुहा में होता है। कहाँ पे होता है, मुख गुहा में होता है, याद रखिएगा, मुख गुहा। हाँ बिल्कुल सही है, भोजन मुख, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए।
रमन अपने वाहन में स्पर्श दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहन में देखा होगा पीछे जो दृश्य लगा रहता है ना साइड में मिरर, वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे असंपर्क बल जो आपका है ना, यहाँ पर घर्षण, घर्षण नहीं, घर्षण आपका संपर्क बल होता है। कैसा बल है? संपर्क है, यही असंपर्क बल नहीं है ना? असंपर्क बल नहीं है जबकि संपर्क बल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगाना है? हाँ देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल आपका जो है एक असंपर्क बल आपका होता है, ये भी याद रखिएगा। विद्युत स्थैतिक बल भी आपका क्या होता है? ये बल है आपका, है ना? विद्युत स्थैतिक बल भी आपका क्या है? ये भी आपका असंपर्क बल होता है, याद रखिएगा। ये भी आपका आपका होता है। हाँ, चुंबकीय बल भी आपका असंपर्क बल होता है, चुंबकीय बल भी होता है, ये सब होते हैं घर्षण बल को छोड़ के। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक का नाम क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक का नाम क्या आपको बताना है? हाँ, ये आपकी 1 सितंबर से कार्यभार आपका ये संभाला है आपका, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। क्या नाम है? डॉक्टर सोनाली घोष यहाँ पे नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहला ही आपका राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताइए भारतीय तटरक्षक ने अगस्त 2023 में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर किस देश की तटरक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ना? किसके साथ किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने ये किया है फिलीपींस तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है, याद रखिएगा, फिलीपींस। अगला प्रश्न बताइए। अगस्त 2030 में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आपकी आयोजित की गई? यहां पर देखिए आपको बताना है अगस्त 2030 में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर लगाइए। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में किसने रजत पदक जीता है? सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में किसने रजत है यहाँ पर रजत पदक जीता है? रजत, ठीक है ना, रजत पदक जीता है। यहाँ पर आपको बताना रजत पदक किसने जीता है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजा अनिरुद्ध श्री राम। राजा अनिरुद्ध श्री राम उनका नाम है। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए राजस्थान का जो 5वां बाघ, देखिए यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए धौलपुर जो करौली लिखा हुआ है, अभ्यारण्य को मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान को 5वां बाघ रिजर्व मिल गया है। तो 5वां कौन सा है आपका? धौलपुर करौली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। अगस्त 2030 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अगस्त 2030 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? उनका आपको नाम बताना है, और उनका नाम आपका क्या है? यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, पहला विकल्प आपका है श्रेथा थावसिन, है ना, श्रेथा थावसिन। थोड़ा अजीब नाम है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है डैश डैश आपका है अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय ईवी, है ना, पहली भारतीय जो है आपकी ईवी, है ना, ईवी कंपनी कौन बन गई है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसे आप कहते हैं, कौन बन गई है? ईवी कंपनी कौन बन गई है? उसका नाम है आपका वन इलेक्ट्रिक। वन इलेक्ट्रिक अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय ईवी बन गई है, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका वन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स ने घोषणा की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि बताइए वन इलेक्ट्रिक के सीईओ कौन है? वन इलेक्ट्रिक के सीईओ कौन है? अगर हम सीईओ की बात करते हैं, सीईओ कौन है, तो नाम इनका याद रखिएगा गौरव उप्पल है। नाम क्या है इनका? गौरव उप्पल है। गौरव उप्पल है। अगस्त 2023। चलिए ये आपके बने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए बताइए, भारतीय फिल्म निर्माता सिहान शौकत ने डैश डैश आपका है के लिए यहाँ पर कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है। आंसर जाएगा यहाँ पर डेडलाइन के लिए। डेडलाइन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? उम्मीद है प्रश्न का जवाब सभी लोग सही देंगे और आंसर बताया जा रहा है अरुंधति राय, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र रावण हत्था या कमायचा से संबंधित है? बताइए, रावण हत्था या कमावचा से संबंधित है। कमायचा लिखा हुआ है, कमायचा संबंधित है। ये प्रश्न अभी रिसेंटली पूछा गया था और ये आंसर यहाँ पर आपका है तारवाद। क्या है? तारवाद। विकल्प नंबर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। कमायचा या कामयाज जो आपका है, अब देखा होगा है ना, ये एक आपका तार से मिलकर तारवाद होता है ना आपका, ये बिल्कुल सही है, वाद यंत्र होता है आपका। ये आपका रावण हत्था जो है ना, एक प्राचीन धनुष के आकार का तारवाद होता है, धनुष के आकार का होता है, आपने शायद देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौचा दरगाह शरीफ स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौचा दरगाह शरीफ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? आप कहेंगे ये आपका अंबेडकर नगर बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है, अंबेडकर नगर में है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका जवाब जाएगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? है ना, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका पीसी महालनोबिस ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आपका जो है हाँ बी नंबर के साथ। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? चलिए 42 नंबर का देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। और 42 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, हाँ जोंगखा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी? जोंगखा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये भी याद रखिएगा। देखिए भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है आपका तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी। एग्जाम में प्रश्न भी एक बार पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से किस त्योहार को तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। आंसर यहाँ पे आपका होगा उगादी। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बताइए, अंतिम जो मौर्य शासक थे वो आपको बताना है कौन थे। चलिए कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पर, जवाब आपका क्या होगा। और हमारे भी देखिए जवाब आ चुका है ना। मौर्य वंश के संस्थापक जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन अंतिम पूछा गया है और अंतिम बताया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार तो आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे, ये तो अलग है आपके। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था, और ये आपके बृहद्रथ जो आपके थे अंतिम मौर्य शासक थे। ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगाना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक कौन था? आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका इल्तुतमिश के साथ। इल्तुतमिश यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है ना। इल्तुतमिश यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए गुलाम वंश की स्थापना आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, है ना। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी आपका बना। इस राजवंश को गुलाम वंश के रूप में भी जानते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का देखिए आपको जन्म बताना है कहाँ पे हुआ था। तो आप कहेंगे इनका जो जन्म हुआ था आपका वैशाली के निकट। देखिए वैशाली पड़ता है बिहार में। इसके प्रश्न पता है 3 तरीके से बनता है। महावीर स्वामी जन्म कहाँ हुआ? कभी ऑप्शन देगा बिहार, स्टेट के नाम देगा तो बिहार होता है, कभी वैशाली देता है, कभी कुंडग्राम देता है ना। ये सब है, 3 तरीके से प्रश्न आते हैं। कुंडग्राम देगा ऑप्शन में तो कुंडग्राम लगाइएगा, ये कभी वैशाली देता है, ये कभी बिहार राज्य के हिसाब से पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर? पावापुरी में हुई थी, वो भी आपका बिहार में ही पड़ता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो कौन सा है, कौन सा है बताइए, है ना। जहां से नहीं गुजरती है तो आप कहेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बट यहाँ पर जो आपका बिहार लिखा हुआ है ये कहाँ से आ गया, यहीं से नहीं जाएगी, बाकी सबसे जाती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस महाद्वीप में है, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस महाद्वीप में है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूरोप। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है गोंड जनजातियां, गोंड जनजातियां जो है आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं, बहुसंख्या में फैली हुई है, कहाँ कहाँ फैली हुई है आपको बताना है। ये आपकी छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में ज्यादा फैली हुई है ना। ये झूम कृषि करते थे पहले, ठीक है ना, झूम कृषि। यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किसकी खेती के लिए जानी जाती है, मेघालय की जो गारो जो आपकी पहाड़ियाँ हैं किसकी खेती के लिए जानी जाती है, तो ये जानी जाती है आपका चाय की खेती के लिए। किसकी, चाय। आंसर लगाइए विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी देख लीजिए सभी कह रहा है। अगला प्रश्न बताइए। सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, तो आप कहेंगे ये कहा जाता है आपका बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति वाला आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है ना। यहाँ पर देखिए संविधान के भाग नंबर 5 में, संविधान के भाग नंबर 5 में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, भाग नंबर 5 में अनुच्छेद जो आपके हैं, आर्टिकल जो आपके हैं वो आपके 52 से लेकर जो आपके 78 हैं, ये आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति में आपके राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी होते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर, संघ की कार्यपालिका शक्ति है अनुच्छेद 52 से 78। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो राज्य का जब पूछेगा याद रखिएगा, जब राज्य का पूछेगा तो उसका अनुच्छेद याद रखिएगा 153 से लेकर 167। 153 से लेकर 167 में आपका बताया गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति, और संघ की 52 से 78 दोनों याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपके बनने हैं। आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए अब आपको बताना है अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापा जाता है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापा जाता है आपको बताना है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप जीडीपी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं ना, इसी तो कहते हैं जीडीपी कहते हैं। बस हो गया, पहला ही विकल्प आपको लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, ये आपका झांसी में, झांसी में याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। आर्थिक नियोजन का संबंध किससे है, आर्थिक नियोजन का जो संबंध है किससे है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से। किससे संबंध है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे आप सेज कहते हैं, पूछा गया ये कब पेश किया गया था, है ना, बताइए। भारत में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज होता है, इसकी नीति जो है सेज नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 को लागू हुई थी। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2000 को लागू हुई थी, 2000 याद रखिएगा। और यही पूछा गया है, ऑप्शन लगा दीजिए सी नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है भारत की वस्तु और सेवा कर परिषद, है ना, सेवा कर परिषद जीएसटी के अध्यक्ष कौन है, तो जीएसटी आपकी जो है, आपकी जीएसटी जो आपका है ना, जीएसटी परिषद जो है आपका है, ये आपका 33 सदस्यों के साथ जीएसटी की एक शासी निकाय है। और इसमें आपका अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, तो वित्त मंत्री वाला आपको लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, अच्छा जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष आपके कौन थे, याद रखिएगा। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष आपके बनाए गए थे अरुण जेटली, ठीक है ना, अरुण जेटली जी बनाए गए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जीएसटी परिषद की स्थापना आपका आर्टिकल 279A के तहत की गई थी। 279 है, ये भी पूछा गया एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है? जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है, कौन सा अम्ल छोड़ा जाता है? तो आप कहेंगे ये तो आसान प्रश्न है ना? आसान प्रश्न है, बिल्कुल सही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, HCl। इसका फार्मूला क्या होता है? HCl होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, क्षय रोग टीबी के टीके की खोज किसने किया था? क्षय रोग यानी टीबी के जो खोज की गई थी टीके की, ये किसने किया था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था लियोन कैलमेट और केमली गोएरिन। आंसर लगाना होगा विकल्प नंबर आपको सी नंबर। चलिए सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग टीबी है ना, ये टीबी आपका है यहाँ पर। क्षय रोग टीबी जो आप जानते हैं ना, ये टीबी, ये वाला टीबी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली जो प्रकाश की किरण है क्या होता है? तेज हो जाती है, धीमी हो जाती है, या विलंब से दूर हो जाती है ना? ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो। देखिए प्रकाश जो है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और विरल से सघन में जाता है। दोनों कंडीशन आपने पढ़ा होगा। बताइए इसमें आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए याद रखिएगा, जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो तेज हो जाती है और अविलंब से दूर। लेकिन जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसमें क्या होगा? प्रकाश किरण धीमी होती है और अविलंब की ओर झुक जाती है। विरल से सघन में झुक जाती है और सघन से माध्यम में जाती है, विरल में तो दूर। तो आंसर लगाना पड़ेगा आपको विकल्प नंबर यहाँ पर आपको सी नंबर वाला। सी नंबर वाला देख लीजिए सभी का आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना, एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं आपको बताना है। तो एसिटिक, देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला होता क्या है? CH3COOH होता है। 1 3 4 4 होंगे है ना? 4 होते हैं। 4 कितने होते हैं? 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कार्बन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, हाइड्रोजन के 4 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से किसे साधारणतः हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं? अभी हमने बताया था लाफिंग गैस आपकी है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, डैश डैश को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। 63 नंबर का आपको जवाब देना। आंसर क्या होगा? तो ये आपका 13 अप्रैल आपका 1919 में आपका हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल सही है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे आपको बताना है। भारत के अंतिम वायरस कौन थे? और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, देखिए भारत के अंतिम वायसराय आपको बताना है और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर वाला सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वह वृद्ध यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किया था? कौन संगठन की स्थापना किया था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भारतीय विद्या भवन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? आंसर आपका जाएगा अकबर द्वितीय के द्वारा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद नहीं की? 1857 के विद्रोह, 1857 के जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद नहीं की। आंसर जाएगा अवध की बेगम हजरत महल। अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 के खिलाफ सुरक्षा बलों की मदद की। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज कुंड उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, सूरज कुंड उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और ये आपका मनाया जाता है आपका हरियाणा में। कहाँ पे मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1964 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहली बार डैश डैश कहाँ आयोजित किया गया था? 1964 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है आपका, ये टोक्यो में हुआ था आपका। टोक्यो कहाँ पे पड़ता है? एशिया में पड़ता है, एशिया में महाद्वीप में। आंसर आपको लगाना होगा ए नंबर वाला। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, रैंड यहाँ पर जार कौन सी देश की मतलब मुद्रा है ना? कहाँ की मुद्रा आपको बताना है।
ये आपकी है, हाँ दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही है। मुस्लिम फकीरों के संस्थापक नेता कौन थे? मुस्लिम फकीरों के संस्थापक नेता कौन थे? उनका नाम था मजनू शाह। क्या नाम था? मजनू शाह नाम था, याद रखिएगा, मजनू शाह। अगला प्रश्न बताइए। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे तो आसान प्रश्न है, ये आपका केरल राज्य से है। केरल आपको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर का आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक या लेखिका कौन है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक और लेखिका कौन है, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा? और यहाँ पर जो आपका है, इसके आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो आंसर जाएगा ममता बनर्जी, है ना। पश्चिम बंगाल की इस समय मुख्यमंत्री भी हैं, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न बताइए। साहित्य में नोबेल जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन थे? कौन थे भैया बताइए, है ना। साहित्य के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, आपको बताना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? तो यहाँ पर वायु प्रदूषण का जो सूचक है आपका क्या है? लाइकेन है, लाइकेन। अगला प्रश्न बताइए। भारत, यहाँ पर बताइए, भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, आपको बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 1953 में किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, बिल्कुल सही है। हाँ, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, बिल्कुल सही है। और हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1953। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या, आपको बताना है। यह आसान प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए सभी लोग बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है 126वीं रैंक है ना, 126वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगली जो क्लास आपकी है ना, अगली जो क्लास आपकी 10 बजे लगी हुई है ना। अगली क्लास जो आपकी लगी हुई है 10 बजे जस्ट आपकी स्टार्ट होने जा रही है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।